Hello friends, especially the students of classes 10th and 12th, those who have to appear in CBSE Term 2 board examination. CBSE has recently issued a circular on 14th April, which is basically meant for the center superintendents, assistant superintendents, deputy superintendents, observers, etc. But this circular is very important for all the students as well, because there are many things, many instructions, many guidelines which are in particular related to the students. So I'm going to explain all those guidelines for the students benefit. अगर आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जिसे बोर्ड एग्जाम में टर्म 2 में अपीयर होना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो एग्जामिनेशन डेज में आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब ऐसे वीडियोस में अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपके नोन में, आपके कॉन्टैक्ट में कोई 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर में स्टूडेंट्स के लिए क्या है। सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर परमिटेड आइटम्स, बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों के लिए बोर्ड ने बताई हैं। क्या क्या आपको अलाउड है एग्जाम सेंटर में लेके जाना, क्या क्या अलाउड नहीं है, और आपका ड्रेस कोड क्या क्या होना चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टिव टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फिजिकल चेकिंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। ये फिजिकल चेकिंग होगी सभी बच्चों की, वो एक्सटेंसिव भी होगी, बहुत अच्छे से चेकिंग की जाएगी, और कंपल्सरी भी होगी, सभी बच्चों की चेकिंग होगी। इसलिए अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम आप मत लेकर जाइएगा। परमिटेड आइटम्स कौन कौन सी हैं आपके लिए? एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। ये एडमिट कार्ड और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है रेगुलर बच्चों के लिए, और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, ये आप ले जा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम्स आप ले जा सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? एक ट्रांसपेरेंट पाउच, ध्यान रखिए पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है आपने वो सब कुछ दिखना चाहिए क्लियरली बाहर से ही। ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स ये भी ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पाउच ट्रांसपेरेंट है तो ज्योमेट्री बॉक्स ओपेक लेके जाने का कोई तुक नहीं बनता है। ब्लू या रॉयल ब्लू इंक वाले बॉल पॉइंट या जेल पेन दोनों ही अलाउड हैं। इवन ब्लू ब्लैक इंक वाला भी अलाउड है, ये आगे सर्कुलर में ही दिया हुआ है। स्केल ले जा सकते हैं आप, मगर स्केल के ऊपर कुछ भी फॉर्मूलाज वगैरह रिटर्न ना हो। कुछ स्टेशनरी मेकर्स ऐसे स्केल्स बनाते हैं और ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स बनाते हैं जिन पे कुछ फॉर्मूलाज रिटर्न होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज स्पेशली, या कोई इक्वेशंस वगैरह लिखी होती हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं लेके जानी। राइटिंग पैड, इरेजर, एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स। एनालॉग वॉच मतलब जो सिर्फ टाइम बताती हो, जैसी आजकल स्मार्ट वॉचेस चलती हैं वो वॉच अलाउड नहीं है, टाइम बताने वाली वॉचेस अलाउड हैं। वाटर बॉटल जो आपके लेकर जाएंगे वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नॉर्मल वाटर बॉटल्स। और 50 ml तक का हैंड सैनिटाइजर आपको अलाउड किया गया है, वो भी आप ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही होना चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, मेट्रो कार्ड आप ले जा सकते हैं, बस पास अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। अब बार्ड आइटम्स कौन कौन सी हैं? एनी स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल, जिसपे कुछ भी प्रिंटेड या रिटन में हो, वो स्टेशनरी आइटम्स आप नहीं ले जा सकते। बिट्स ऑफ पेपर्स, राइम याद आ गई आपको? बिट्स ऑफ पेपर्स, ये भी आप नहीं ले जा सकते। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है लर्निंग में,
डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम है, उनको कैलकुलेटर अलाउड है, बाकियों को नहीं। पेन ड्राइव आप नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर फिर से लिख दिया है नहीं ले जा सकते, लॉग टेबल आप खुद से नहीं ले जा सकते, सेंटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे ये लॉग टेबल। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेन आप नहीं ले जा सकते, स्कैनर्स एक्सेट्रा नहीं ले जा सकते। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जिससे आपकी बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेशन हो सके, सच एज मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कैमरा एक्सेट्रा, ये कुछ भी आपको अलाउड नहीं है, तो आप नहीं लेकर जाएंगे। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, पर्स भी नहीं ले जा सकते आप, गॉगल्स नहीं ले जा सकते, हैंड बैग्स गर्ल्स के लिए आप नहीं ले जा सकते, और पाउचेस में पहले ही ऊपर बताया है ट्रांसपेरेंट पाउचेस ले जा सकते हैं, ओपेक पाउचेस आप नहीं ले जा सकते। एनी ईटेबल आइटम ओपन्ड और पैक्ड, चाहे ओपन्ड हो चाहे पैक्ड हो, कोई भी ईटेबल आइटम आप नहीं ले जा सकते अगर आप डायबिटिक नहीं है। सिर्फ डायबिटीज जिन कैंडिडेट्स को है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनको भी डायबिटीज की शिकायत होती है, वो लोग सिर्फ खाने के लिए कुछ ले जा सकते हैं, बिकॉज उनको हर 1-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना होता है डॉक्टर की सलाह पर। उसके अलावा कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट खाने पीने की कोई चीज नहीं ले जा सकता। Any other item which could be used for unfair means, अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंगली कोई भी और आइटम भी आप नहीं ले जा सकते। यूज ऑफ अबव एंड सिमिलर आइटम्स विल बी ट्रीटेड एज UFM कैटेगरी, अनफेयर मीन्स कैटेगरी, एंड विल अट्रैक्ट पनिशमेंट एज पर रूल्स। पनिशमेंट बहुत सिवियर होने वाली है, ये मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप बने रहिएगा तब तक, बिकॉज अगर गलती से भी आपने कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर लिए, आपको नहीं पता है मगर हो गए, तो उसकी पनिशमेंट भी बहुत सीवियर रहने वाली है। तो गलती से भी गलती ना हो, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी UFM कैटेगरीज हैं और इसकी क्या क्या पनिशमेंट होने वाली है। फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ड्रेस कोड क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म। और फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स द ड्रेस कोड इज लाइट क्लोथ्स, हल्के कपड़े पहन के जाने हैं, कोई बहुत तड़क भड़क वाले हैवी कपड़े नहीं पहनने। इसके बाद पेज नंबर 15 पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी फॉलोइंग आइटम्स। पहले ही मैंने बता दिया, हैंड सैनिटाइजर 50 ml का ट्रांसपेरेंट बॉटल में ले जा सकते हैं, मास्क आप ले जा सकते हैं टू कवर योर फेस, हैंड ग्लव्स ले जा सकते हैं अपने हाथों के लिए, ओनली ऑन हैंड्स, कैरी नहीं करना है, पहन के जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स फॉर देयर पर्सनल यूज, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट ये, एडमिट कार्ड और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ये आप ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज एंड माउथ विद मास्क, दोनों चीजें, नोज और माउथ दोनों कवर करने हैं अपने मास्क के साथ, जैसे ही आप स्कूल कैंपस में एंटर करेंगे और जब तक आप एग्जाम लिखकर बाहर नहीं जाएंगे। कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है बाकी सभी कैंडिडेट्स के साथ। दे विल कैरी देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर, खुद की वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर जाइए, उसमें पानी लेकर जाइए ताकि सेंटर से किसी भी तरह की इंफेक्शन कैरी होने के चांसेस ना हो। दे विल नॉट एक्सचेंज और लेंड आर्टिकल्स, कोई भी चीज, स्टेशनरी की आइटम हो, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे ग्लव्स हो, कुछ भी आप दूसरे बच्चों के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे या उनको लैंड नहीं करेंगे, उनको उधार के तौर पे नहीं देंगे या गिफ्ट के तौर पे भी नहीं देंगे, जिससे इन्फेक्शन का चांस मिनिमाइज हो जाए। कैंडिडेट्स विल यूज सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कमिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड रिटर्निंग बैक होम, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए, उसमें कोविड इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दे विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड इन स्कूल एंड कम्युनिकेटेड टू देम, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये आपको बताई जा रही हैं, इसके अलावा स्कूल में डिस्प्लेड भी होंगी इंस्ट्रक्शंस, आपको वो सभी फॉलो करनी है। कैंडिडेट्स शुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, किसी भी अननोन पर्सन के साथ आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना है जिससे किसी तरह का कोविड इन्फेक्शन का खतरा ना हो। कैंडिडेट्स विल थ्रो यूज्ड टिश्यूज और फेस मास्क इनटू क्लोज्ड डस्टबिन्स इमीडिएटली आफ्टर यूज,
सभी सेंटर्स पे एज्यूम्ड है क्लोज्ड डस्टबिन रखे होंगे ढक्कन वाले, उसके अंदर आप अपने टिश्यूज और फेस मास्क फेंकेंगे यूज करने के बाद, ऐसे इधर उधर नहीं फेंकने हैं। कैंडिडेट्स विल मेंटेन गुड हाइजीन इन टॉयलेट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूज। टॉयलेट में भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, अननेसेसरी टच नहीं करना है, टॉयलेट यूज करने के बाद प्रॉपरली हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं, धोकर भी सैनिटाइज कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट टच आईज, नोज और माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स। जब तक आपने हाथ धोए या सैनिटाइज नहीं किए हैं तब तक अपनी आईज, नोज और माउथ को मत टच कीजिएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट शेक हैंड्स और हग एट एनी कॉस्ट वाइल ग्रीटिंग। किसी भी दोस्तों से, सहेलियों से मिलते हुए आपने हैंडशेक भी नहीं करना है और हग भी नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। कैंडिडेट्स विल रिफ्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। थूकना नहीं है आपने एग्जाम सेंटर में कहीं पर भी। कैंडिडेट्स विल सीक एडवाइस ऑन कोविड फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हाइल कमिंग टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। पेरेंट्स से आपने सलाह लेनी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे सीबीएसई ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वेव बहुत ज्यादा एप्लीकेबल थी। थर्ड वेव हमने देखा थोड़ा लाइट रही। अभी बहुत सी स्टेट्स में कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, मगर फिर भी सीबीएसई के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन जनरल पूरे इंडिया के लिए हैं। अभी बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी एप्लीकेबल हैं। कोविड के कुछ केसेस फिर से रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, दिल्ली में भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैं भी सभी कैंडिडेट्स को यही सलाह दूंगा कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 91 पर डायरेक्टली, बिकॉज बीच में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं, मगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनमें से बहुत सी चीजें रिपीटेड हैं। ज्यादा डिटेल आपको पेज नंबर 91 पर मिल जाएगी। डायरेक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ये है अपेंडिक्स सी, जिसमें बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फ्रॉम 9 AM to 10 AM। इससे पहले और बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। 9 बजे से पहले भी नहीं आना है और 10 बजे के बाद में भी नहीं आना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM व्हाटसोएवर मे बी द रीजन। कुछ भी रीजन हो, सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको 10 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे भी करके 10 बजे तक सेंटर में पहुंच जाएं। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, ये एडवाइस किया जाता है कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक दिन पहले वो एग्जामिनेशन सेंटर जरूर विजिट कराएं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से डिले की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन दैट केस स्कूल्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स शुड बी रेडी कि अगर उन्हें किसी ऐसे अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में खुद से 10 बजे से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना पड़ता है तो वो उस कंडीशन में होने चाहिए। दिस शुड बी स्ट्रिक्टली complied with. The doors of examination hall or room will open 45 minutes before the time specified for commencement of the examination, that is 9:45 AM। 45 मिनट पहले 10:30 बजे लगभग एग्जाम एग्जैक्टली शुरू होने वाला है, तो 9:45 पर डोर्स खुल जाएंगे। पूरे 45 मिनट पहले 30 मिनट पहले बच्चे अपनी सीट्स के ऊपर होने चाहिए, मतलब 10 बजे। The scheduled commencement of examination से 30 मिनट पहले। After 10 AM, no candidate will be allowed to enter in the examination center. Admission of any candidate to the examination hall in contravention to these instructions shall be considered invalid for the particular paper. उस particular paper के लिए आपकी जो एडमिशन है उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा अगर आपने ये टाइमलाइन फॉलो नहीं की तो। Candidates are required to bring their own pen, pencil and ink। यहाँ पे पेंसिल लिखा है बट सर्कुलर में एक जगह पर पेंसिल को भी अवॉइड करने को बोला गया है। तो अगर आप पेन से डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं तो प्रेफर कीजिए उसके साथ ही बनाना। ओनली ब्लू ब्लैक और रॉयल ब्लू इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जेल नहीं लिखा, ऊपर एक जगह पर जेल पेन भी लिखा हुआ है। तो
ब्लू ब्लैक या रॉयल ब्लू इंक पेन, बॉल पेन या जेल पेन आप लोग यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, और किसी कलर की इंक आपने यूज नहीं करनी है। A seat marked with his or her roll number will be allotted to each candidate. Candidates will be required to find out and occupy their allotted seats. आपका रोल नंबर ढूंढ के आपने उस सीट के ऊपर बैठ जाना है जो आपको अलॉट की गई है। No candidate without permission of assistant superintendent shall leave his or her seat or the examination hall until the end of the examination. आपने बिना परमिशन के अपनी सीट नहीं छोड़नी है। परमिशन किससे लेनी है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर जो एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। नो कैंडिडेट शैल स्पीक विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के बोलना भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करनी है आपने। इफ इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू कम्युनिकेट, he or she shall stand up in his or her place and one of the assistant superintendent will see to his or her requirement. आपने चुपचाप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाना है। अगर आपको कुछ बात करनी है किसी के साथ भी, किसी बच्चे के साथ ही वैसे तो अवॉइड कीजिए, अगर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के साथ भी आपने बात करनी है तो आप चुपचाप अपनी सीट पर खड़े हो जाइए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन भी दे देंगे। Before beginning his or her paper, he or she shall write on the title sheet of his her answer book the subject and question paper code number. ये दो चीजें आपको अपनी टाइटल शीट जो आंसर बुक की फ्रंट फर्स्ट शीट है उसके ऊपर लिखनी है, सब्जेक्ट और क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर। He she shall write his her roll number in the place space provided on the title sheet and nowhere else in the notebook. सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस प्रोवाइड किया गया सीबीएसई की तरफ से टाइटल शीट के ऊपर, वहीं पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और आंसर बुक में कहीं पर भी नहीं लिखना है। He shall also write roll number on the question paper as soon as received by him. जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आपको उसके ऊपर भी अपना रोल नंबर तुरंत ही लिख देना है। रोल नंबर shall also be written on the slip in the supplementary answer book. सप्लीमेंट्री जो एक्स्ट्रा आंसर शीट्स आप लेंगे उसके ऊपर जो स्लिप होगी वहां पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आंसर्स शैल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर बुक्स। वैसे तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि दोनों तरफ लिखना है, फिर भी इंस्ट्रक्शन है तो समझ लीजिए। सप्लाई टू द कैंडिडेट एंड बोथ साइड्स ऑफ द आंसर बुक। नो कैंडिडेट शैल टीयर आउट एनी लीफ फ्रॉम द आंसर बुक। ये यूएफएम केस बन जाएगा अगर किसी ने भी कोई पेज फाड़ा आंसर बुक का, तो इसलिए नहीं फाड़ना है। If a candidate writes his roll number or puts any serial mark in any part of the answer book or drawing sheet or map, etc., other than the space provided for this purpose, he will render himself liable to have his paper cancelled. UFM केस बन जाएगा अगर आपने जो स्पेस दिया गया है रोल नंबर लिखने के लिए उसके अलावा कहीं पर भी आंसर बुक में या ड्राइंग शीट पर या मैप पर या ग्राफ पेपर पर कहीं पर भी आपने रोल नंबर लिखा तो आपका यूएफएम केस बन जाएगा और आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस दिया गया है रोल नंबर लिखने के लिए वहीं पर अपना रोल नंबर लिखिएगा और कहीं नहीं। On the expiry of the time of the answer book must be handed over to the assistant superintendent irrespective whether the candidate has answered the paper in full or in part or not at all. जब टाइम हो जाएगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया, बेल बज गई फाइनल टाइम की, तो आपने बिना हील हुज्जत किए चुपचाप अपना आंसर शीट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर कर देनी है। किसी तरह की बहस नहीं करनी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कोई 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगना। Smoking and use of intoxicants is strictly prohibited in the examination center. I hope CBSE के जितने बच्चे हैं नॉर्मली वो इन मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होते हैं, मगर फिर भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो ध्यान रखिएगा। स्मोकिंग या कोई भी और इंटॉक्सिकेंट का यूज आपने नहीं करना है एग्जामिनेशन सेंटर में। Candidates found doing so during the course of examination shall be liable to be expelled from the examination center by the center superintendent. अगर किसी ने भी आपको ऐसा करते हुए देखा, पकड़ा, तो आपको तुरंत एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। Candidates can be physically searched by the center superintendent, assistant superintendent, inspectors deputed by the board before or during the examination at any time. Inspectors में observers भी आ जाते हैं और flying squad भी आ जाता है, वो लोग
सुपरिटेंडेंट्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के अलावा आपकी चेकिंग कर सकते हैं कभी भी, बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. In case any pages of the answer book or supplementary answer book is found missing, torn at the examination center, or is reported by the candidate, the same may be recorded on the answer book by the assistant superintendent. जब आपको आंसर शीट्स मिलेंगी ना बेटा, जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट क्वेश्चन पेपर से पहले आपको आंसर शीट्स देंगे, तो आंसर शीट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा. आंसर शीट्स के ऊपर कोड होता है, हो सकता है वो आंसर शीट चेंज ना हो, मगर अगर उसमें कोई भी पेज फटा हुआ है या मिसिंग है, आप तुरंत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट कीजिए. वो आपकी आंसर शीट के ऊपर ही लिख देंगे कि ये नंबर का पेज फटा है या ये नंबर का पेज मिसिंग है आंसर शीट का, ताकि आपके ऊपर किसी तरह की कल को कोई एलिगेशन ना आए, कोई ये ना बोले कि बच्चे ने जानबूझकर पेज फाड़ दिया था या मिस कर दिया था. एंड अ रिटन रिपोर्ट be given to this effect with details to the center superintendent for onward transmission to the concerned regional office. ये आगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का काम है. एज ए स्टूडेंट आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बता देना है कि मेरा आंसर बुक का ये पेज फटा हुआ है या मिसिंग है. The candidate shall not ask for supplementary answer sheet till the main answer book, the earlier supplementary answer book is filled. जब तक आपकी मेन आंसर बुक नहीं भर गई तो आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट नहीं मांगनी है, और जो आपने सप्लीमेंट्री शीट ली है जब तक वो नहीं भर गई तब तक आपने एक और सप्लीमेंट्री शीट नहीं मांगनी है. नॉर्मली स्कूल डेज में क्या करते हैं बच्चे, अभी आंसर शीट्स पूरी भरी भी नहीं होती, फिर भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स लेकर रख लेते हैं, वो अलाउड नहीं है. The candidates can visit the examination center prior to the date of examination. ये मैंने पहले ही बोला है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम से पहले जरूर देख कर आइएगा, जरूर विजिट करके आइएगा अपने पेरेंट्स के साथ. Apart from what is stated to be unfair means in the rules, regulations and bylaws of the board, if a candidate during the course of examination is found indulging in any of the following, he shall specifically be deemed to have used unfair means at the examinations, and such his result shall not be declared but shall be marked as unfair means, UFM. अगर बोर्ड ने ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, उसके अलावा नीचे कुछ और जो ABCD पॉइंट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी एक्शन किया तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और उस पर लिखा जाएगा अनफेयर मीन्स, UFM. क्या क्या है ये सब एक्शंस? हैविंग अ पोजेशन any item or article which has been prohibited in examination center or may be used for unfair practices, including any stationary item, communication device, accessories, eatable items, ornaments, or any other material or information relevant or not relevant to the examination in the paper concerned. तो ये जितनी भी चीजें लिख रखी हैं बेटा, इनमें से आप कोई भी चीज मत लेकर जाइएगा. स्टेशनरी की आइटम्स पहले आपको बता दी हैं कौन सी लेके जानी है, सिर्फ वही लेके जानी है. ट्रांसपेरेंट पाउच में लेकर जानी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट आपको हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है. इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज मत लेके जाइएगा जिससे आप ट्रबल में फंसे. पेइंग और प्लेसिंग समवन एल्स टू राइट एग्जामिनेशन मींस इम्पर्सनेशन, अपनी जगह पे किसी और को एग्जाम लिखने के लिए भेजना. On candidate's behalf or preparing material for copying, अगर ऐसा कुछ भी किया आपने, किसी ने आपकी जगह पर एग्जाम लिखा या फिर आपने किसी को पैसे वैसे दिए आपके लिए चिट्स स्लिप्स बनाने के लिए और आपको भेजने के लिए, तो वो भी UFM की कैटेगरी में आएगा. Breaching examination rules or any direction issued by CBSE from time to time in connection with conduct of examination, कोई भी आपने एग्जामिनेशन रूल्स तोड़े तो भी UFM की कैटेगरी में आएगा. असिस्टिंग अदर कैंडिडेट्स टू एंगेज इन मैल प्रैक्टिसेस, दूसरे कैंडिडेट्स की हेल्प करना. अगर कोई और UFM कर रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो भी आप UFM कैटेगरी में काउंट किए जाओगे. गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड और अटेम्प्टिंग टू डू सो. ध्यान रखना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो आपने घुन भी नहीं बनना है.
राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक। आंसर शीट्स पर ही आपने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, रिटर्न वर्क करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह आपने किसी और चीज पर नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन पेपर पर भी नहीं लिखने हैं। अगर लिखा तो यूएफएम केस बन जाएगा। टीयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक और द सप्लीमेंट्री आंसर बुक, कोई भी पेज फाड़ा तो भी यूएफएम बनेगा। कॉन्टैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो, अगर आपने ट्राई भी किया किसी को कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेट करने का विद एनी पर्सन अदर देन द एग्जामिनेशन स्टाफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम इन द एग्जामिनेशन सेंटर, सिर्फ और सिर्फ जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ ही आपने कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट करना है, और किसी के साथ नहीं करना, इवन बच्चों के साथ भी नहीं करना, बाकियों के साथ, नहीं तो यूएफएम बन सकता है। कम्युनिकेटिंग विद अनदर कैंडिडेट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने अगर किसी दूसरे कैंडिडेट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कम्युनिकेट करने की कोशिश की, कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो भी यूएफएम बन सकता है। आपको पहले ही बताया, आपने चुपचाप अपनी सीट पर खड़े हो जाना है, खुद से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पूछ लेगा तो आपने बताना है, अदरवाइज पहले ही लिखा था, बोलना नहीं है एग्जाम रूम में। टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल और रूम और सेंटर, अगर आप आंसर बुक बाहर ले गए, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं लगता, सभी सीबीएसई एग्जाम सेंटर में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, मगर फिर भी अगर किसी ने इतनी हिमाकत की और आंसर बुकलेट बाहर ले गया तो यूएफएम केस बनेगा। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और इट्स पार्ट और स्मगलिंग आउट आंसर बुक्स, सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स और पार्ट देयर ऑफ, ये भी वही है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर या आंसर बुक्स बाहर नहीं लेकर जानी है आपने एग्जामिनेशन सेंटर से। थ्रेटनिंग एनी ऑफ द ऑफिशियल्स कंसर्न्ड, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है वो बहुत डेयरिंग हैं, और जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह उनको मना करते हैं चीटिंग वीटिंग से, तो वो थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, कोई धमकाने की कोशिश करते हैं अपने लिंक्स कनेक्शंस वगैरह बताकर। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो भी यूएफएम बनेगा। नॉट इवन ऑफिशियल कंसर्न्ड, किसी अदर कैंडिडेट को भी आपने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो भी यूएफएम केस बनेगा। यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एनी अदर अनडिजायरेबल मेथड और मीन्स इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन, जो जो डिजायरेबल है वो ठीक है, जो जो अनडिजायरेबल है ऐसा कुछ भी अगर आपने करने की कोशिश की तो भी यूएफएम केस बनेगा। फोर्सफुल एंट्री और एग्जिट इन और फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल, सेंटर या हॉल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना या जबरदस्ती बाहर जाने की कोशिश करना, ये भी दोनों यूएफएम की केस में आएंगे। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, पहले ही बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं लेकर जाना, लेकर गए तो फंस जाओगे। अपलोडिंग और शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आपने चाहे करेक्ट चाहे रॉन्ग अगर अपलोड किया सोशल मीडिया पर तो भी आप पर यूएफएम बन सकता है। एफिक्सिंग और अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के ऊपर अगर फोटो चेंज की, किसी और की फोटो लगाई तो भी यूएफएम केस बनेगा। इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक्स, आंसर बुक्स के ऊपर जो भी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होगी उसको इरेज करने की या चेंज करने की कोशिश की तो भी यूएफएम केस बनेगा। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट पर आपने सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है, अगर गलत इंफॉर्मेशन दी तो भी यूएफएम बन सकता है। हैविंग इन पोजेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं लेके जाना, रिटर्न मटेरियल कुछ भी लेकर ही नहीं जाना, इवन बिट्स ऑफ पेपर लेकर नहीं जाना, तो क्वेश्चन पेपर तो दूर की बात है, अदरवाइज यूएफएम बनेगा। If a candidate approaches any authorities or persons related to the conduct of examination soliciting unauthorized privileges in these examination, अगर अपनी अप्रोच दिखाने की कोशिश की, कोई सिफारिशें डलवाई किसी भी ऑफिशियल कंसर्न के लिए, चाहे एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में कोई प्रिविलेजेस लेने के लिए या फिर एग्जामिनेशन के बाद कहीं आपको गलती से पता चल जाए कि कहाँ पर आपके आंसर शीट चेकिंग के लिए गए हैं, वहां अप्रोच करने की कोशिश की, तो जो अप्रोच दिखाने की कोशिश करते हैं ना उनका यूएफएम केस बन जाएगा बेटा, तो ऐसा नहीं करना आपने। टेकिंग लीगल कोर्स और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई फॉर गेनिंग एडवांटेज इन देयर फेवर बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर सीबीएसई के ऊपर कोई केस फेस करने की कोशिश की तो सीबीएसई ने अपने आप को सेफ रखा है, इन दैट केस भी आपका यूएफएम बन जाएगा। अब इसके बाद
जो यूएफएम होने के बाद क्या क्या हो सकता है बच्चों के साथ, वो सीबीएसई ने यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट नंबर 18 में सारा डिटेल में डिस्कस किया है। पॉइंट 17 में उन्होंने ब्रीफ में बताया है क्या हो सकता है। कैंडिडेट में बी डिस्क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन इन दैट ईयर, उस साल का एक एग्जामिनेशन पूरा का पूरा कैंसिल किया जा सकता है, मतलब अगले साल एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ेगा। may further be debarred by the board from appearing at any examination of the board for a period which may be extended up to 5 years. 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए बच्चे को डिबार किया जा सकता है, मतलब 5 साल तक वो सीबीएसई का कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसके बाद देगा। या फिर इन सीरियस केसेस में परमानेंटली बी डिबार्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड। परमानेंटली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स लेने के लिए डिबार किया जा सकता है, मतलब कभी भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम वो बच्चा नहीं दे पाएगा अगर केस ज्यादा ही सीरियस हुआ। तो आई होप कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी गई हैं इनके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करेगा, और जो जो ना करने के लिए बोला गया है वो नहीं करेगा, ताकि ऐसा कोई भी यूएफएम का केस ना बन जाए। आप सभी बच्चों को, 10th और 12th के स्टूडेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आई एक्सपेक्ट कि जो जो बातें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं, आप उन सभी बातों को समझेंगे, मानेंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ताकि ना तो आपको, ना आपके स्कूल को, ना ही आपके पेरेंट्स को गलती से भी शर्मिंदा होना पड़े। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, मन लगाकर तैयारी कीजिए एग्जामिनेशन की, और अगर टर्म 1 में कहीं कोई कमी रह गई थी तो उसे आप टर्म 2 में दूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।